हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष इंस्ट्रूमेंटेशन। आज हम बात करेंगे कि डीसीएस डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम के बारे में, कि इससे पहले हम कौन से कंट्रोलर्स यूज़ करते थे और फिर हम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए। फिर उसके बाद सेंटम बीपी जो योकोगावा का डीसीएस है, उसके रैक कॉन्फ़िगरेशन, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, उसके आईओ रैक में क्या कॉन्फ़िगरेशन रहता है, क्या कैसे कनेक्टेड होते हैं, क्या सिस्टम आर्किटेक्चर है, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर हम इसमें वीडियो में आगे जो हमारी फेस प्लेट्स रहती हैं ग्राफिक्स की, उसमें क्या क्या ऑप्शन रहते हैं उसके बारे में जानेंगे। ट्यूनिंग पैरामीटर्स में क्या क्या रहता है वो सब जानेंगे। अलार्म्स कैसे कैसे आते हैं वो उनके बारे में जानेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगली आने वाली वीडियो में भी हम आगे से क्या है कि एक एक ब्लॉक, जो एक एक फंक्शन ब्लॉक्स रहता है सेंटम वीपी का, उसके बारे में एक एक वीडियोस बनाएंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम कोई भी एक सिस्टम होता है उसमें क्या प्रोटेक्शन होता है और उस प्रोटेक्शन के लिए क्या हम यूज करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम या नॉर्मल सिस्टम। नॉर्मल ऑपरेशन जो भी हो रहा है मेरा, या कोई कंट्रोल सिस्टम इंटरवेंशन है, या अलार्म हमें दिखाना है ऑपरेटर के लिए, तो इन तीनों चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, डीसीएस का यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम का। अब इसके बाद क्या होगा हमारा, कि अगर मान लीजिए कि ह्यूमन इंटरवेंशन के बाद भी हमारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं आती हैं, तो हमारे प्लांट में क्या होते हैं, पीआरवीज लगे रहते हैं, मैकेनिकल इंटरवेंशन आता है। तो पीआरवी क्या है, पॉपअप हो जाते हैं और जो भी गैसेज है या मतलब अनकंट्रोल चीज है उसको बेंट आउट कर देते हैं सेफ कंडीशंस पे। तो फिर हम पीआरवी, सेकेंड लेयर आती है पीआरवी की। अगर पीआरवी के बाद भी नहीं आता है, कंट्रोल होती हैं चीजें, तो हम क्या यूज करते हैं, शट डाउन सिस्टम इंटरवेंशन आ जाता है, जिसको हम ईएसडीएस यूज करते हैं। जो पीएलसी, नॉर्मली हम पीएलसी को यूज करते हैं ईएसडीएस में, तो शट डाउन सिस्टम आ जाता है। तो ये रहता है मेरा कोई भी एक लेयर प्रोटेक्शन। वही चीज यहाँ पे हमने बताई है कंट्रोल सिस्टम में। सिस्टम कंपनसेट फॉर माइनर डिस्टर्बेंस एंड एडजस्टिंग द प्रोसेस एज नीडेड, द अलर्ट्स the operator to problem beyond the capabilities of the control system to enable human intervention। लीव सिस्टम होता है if changes are beyond, और शट डाउन मतलब प्लांट को शट डाउन करने के लिए। बेसिक कंट्रोल लूप क्या रहता है मेरा, किसी भी कोई भी लूप होता है तो उसमें तीन चीज रहती हैं। एक सेंसिंग एलिमेंट होता है, जैसे इस केस में फ्लो जो है, फ्लो सेंसिंग एलिमेंट है, ऑरिफिस प्राइमरी एलिमेंट हो गया सेंसिंग का। उससे फिर डिफरेंशियल प्रेशर मेजर कर लेते हैं, उसको हम फ्लो के टर्म में फ्लो कंट्रोलर को भेज देते हैं। तो ये जो वैल्यू आती है इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोसेस वेरिएबल। फिर फ्लो कंट्रोलर से क्या करता है, फ्लो कंट्रोलर को हम सेट वैल्यू देते हैं कि हमें इतना फ्लो मेंटेन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, एक एमबी निकालता है। एमबी मीन्स मैनिपुलेटेड आउटपुट, जो कंट्रोलर का आउटपुट होता है। कंट्रोलर का आउटपुट कहाँ जाता है मेरा, करंट टू प्रेशर कन्वर्टर को, क्योंकि कंट्रोलर जो है अभी के लेटेस्ट वाले वो 420 मिली एम्पीयर निकालते हैं। तो हमें हमारा जो वाल्व है वो हमारा ऑपरेट होता है एयर पर, तो फिर हम करंट टू प्रेशर कन्वर्टर लगाते हैं और फिर ये चला जाता है मेरे वाल्व एक्चुएटर को। तो इस तरह से ये मेरा कोई एक बेसिक कंट्रोल लूप है। तो ये हमने यहाँ पे बताया हुआ है। हिस्ट्री क्या रही है कंट्रोल सिस्टम की, सबसे पहले हमारे मशीन टाइप इंस्ट्रूमेंट रहते थे मैनुअल कंट्रोल, फिर लार्ज साइज न्यूमेटिक कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट आ गए, फिर स्मॉल साइज न्यूमेटिक कंट्रोल हैं, फिर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट आ गए, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम आ गए, फिर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डीसीएस पीएलसी आ गए, और अभी कॉम्पैक्ट सिस्टम है पीसी बेस्ड ओपन कनेक्टिविटी। सबसे पहला जो रहता था वो रहता था मैनुअल कंट्रोल। आदमी फील्ड में जो है वो मैनुअल जाता था, देखता था कि लेवल या प्रेशर कितना चल रहा है अपनी आई से, और उसके अकॉर्डिंग जो वाल्व है उसको कंट्रोल करता था, ओपन या क्लोज। तो इस तरह से ये मैनुअल कंट्रोल होता था। तो इसमें सबसे ज्यादा तो ये था, मैन पावर ज्यादा चाहिए होती थी, एक्यूरेसी इतनी मिलती नहीं थी, क्योंकि आदमी जब जाएगा तब देखेगा, तो इसलिए ये मैनुअल कंट्रोलर थे। मैनुअल कंट्रोलर को हमने खत्म करा न्यूमेटिक कंट्रोलर से, जो कि हमारे 1920 के फेजेस में इंट्रोड्यूस हुए। इसमें क्या करा हमने,
कि इनको बाल के नेक्स्ट लगा दिया, बेलोज बफल्स एंड नोजल विद एन एयर सप्लाई टू इम्प्लीमेंट पीआईडी एक्शन, प्रोवाइडेड ऑटोमेटिक कंट्रोल एंड रिप्लेस मैनुअल कंट्रोल फॉर मेनी लूप्स। अब जो उसमें क्या था कि एक हमने यहाँ बाल के यहाँ पर ये लगा दिया था एक सेंसिंग एलिमेंट, फ्लो कंट्रोल लगा लिया, इसको सेट पॉइंट दे दिया, तो ये यहाँ से ये ऑटो में कंट्रोल करता था। बट इसमें भी लिमिटेशन ये थी कि हर कंट्रोलर पे अलग अलग जाओ, वहाँ पे सेट पॉइंट को देखो या पीवी को देखो, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना पड़ता था। तो ये थे हमारे मैनुअल कंट्रोल सिस्टम स्मॉल। फिर ये हमने एक फोटो दिखाया हुआ कैसे थे ये पहले के। फिर हमारे आए न्यूमेटिक कंट्रोलर फेज 2 में। फेज 2 में क्या करा, ट्रांसमीटर टाइप न्यूमेटिक कंट्रोलर को हमने फील्ड माउंटेड कंट्रोलर से बदल दिया। कंट्रोलर जो है अब क्या है, कंट्रोल रूम में लोकेटेड कर दिए, और जो सेंसर से ट्यूबिंग आती थी, ट्यूब को हम ले गए कंट्रोल रूम तक। तो इससे क्या हुआ, सेंट्रलाइज हो गया। अभी इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये थे कि इम्प्रूव रिलायबिलिटी इम्प्रूव्ड हो गई, सेंट्रलाइज सिस्टम हो गए, ऑपरेटर इफिशिएंसी हो गई, मतलब एक बंदा जो है वो मतलब 6-7 कंट्रोलर्स देख सकता था, ऑटो ऑपरेशन हो गया, रिड्यूस मैन पावर। प्रॉब्लम्स क्या थी, इनमें मूविंग पार्ट थे तो इनमें फेलियर ज़्यादा थे, सिग्नल लॉसेस भी होते थे क्योंकि लॉन्ग ट्रेवल्ड एयर ट्रेवल करती थी लॉन्ग डिस्टेंस में, तो इसमें सिग्नल लॉस भी होते थे, और इनकी जो कॉस्ट थी वो भी हाई थी। ये जैसे एक पुराना कंट्रोलर है कंट्रोल रूम, उसका ये हमारे चेक कर रहे हैं या देख रहे हैं। फिर क्या हुआ, हमने उनको विकम एनालॉग कंट्रोलर्स में बदल दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग कंट्रोलर में। इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग कंट्रोलर में क्या हुआ कि जो न्यूमेटिक ट्यूबिंग थी वो हमने वायर से रिप्लेस कर दी, और हमने क्या करा कि रजिस्टर कैपेसिटर यूज कर लिए, इम्प्लीमेंट कर दिया, और इसमें हमें क्या है फीड फॉरवर्ड और रेशियो कंट्रोलर की भी फैसिलिटी मिलने लगी। इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर ये इस टाइप के थे, जैसे सेंसिंग एलिमेंट था, ट्रांसमीटर पे जाता था 4220, फिर इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंट्रोलर था, इसको सेट पॉइंट देते थे, ये यहाँ 4220 निकाला और ये वाल्व को चला गया। तो ये इस तरह से मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर काम करते थे। इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज थे। एडवांटेज ये थे कि रिलायबिलिटी इंप्रूव्ड हुई क्योंकि मूविंग पार्ट्स कुछ था नहीं, सिग्नल लॉसेस नहीं होते थे क्योंकि 4220 के फॉर्म में आता था हमारा सिग्नल, बेटर रिप्रेजेंटेशन था प्रोसेस को। बट इसमें क्या थी प्रॉब्लम, सिर्फ ये थी कि हमें डाटा स्टोरेज नहीं मिलता था। मतलब अगर मैं देखना चाहूँ पास्ट के ट्रेंड्स वगैरह, तो ट्रेंड फैसिलिटी हमारे एनालॉग कंट्रोलर्स में नहीं थी, तो ये इसमें थोड़ा डिसएडवांटेज था। फिर क्या हुआ, इस डिसएडवांटेज को हमें रेक्टिफाई करने के लिए हम DCS का इंट्रोड्यूस हुआ। DCS जो आए थे वो 1970 में आए। इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन था। कंट्रोल लूप्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेनी स्मॉलर कंट्रोलर, ईच विद इट्स ओन सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। इससे पहले क्या है, एक हमारे आते थे CCS। CCS में क्या होता था, बहुत सारी पीवीज आती थी एक साथ, और इनको हम बहुत सेट पॉइंट दे देते थे अलग अलग, और यहां से ये मेरा आउटपुट निकल जाता था। ये CCS था। DCS से पहले आया था CCS, सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम। सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम में एक ड्रॉबैक ये था कि अगर कभी मेरा CCS फेल हो जाता था तो मेरा ये पूरा कंट्रोल सिस्टम बैठ जाता था, तो ये इसका ड्रॉबैक था। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लाए हम DCS। DCS में क्या करा हमने, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल प्रोसेसर यूज कर लिए, और रिडंडेंसी भी हमने दे दी इसमें। ये एक कंट्रोल लूप है जो कि टाइपिकली कंट्रोल लूप है, ये ट्रांसमीटर से आया, ट्रांसमीटर से AD आ जाता था, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वो चला जाता था। DCS कंट्रोल कंप्यूटर्स को ऑपरेटर कंसोल से यहाँ सेट पॉइंट देते थे,
ये फिर DA बनता था, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और I2P से ये वाल्व को चला जाता था। तो ये सिंपल लूप से हमारा DCS का। DCS से बेनिफिट्स क्या हुए? इफेक्टिवनेस हुई, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आई, एनर्जी एफिशिएंसी आई। इफेक्टिवनेस कैसे हुआ कि DCS क्या है, मोर इफेक्टिव कंट्रोल प्रोवाइड कराता था विद एक्यूरेटली सेंस डाटा। इजी इंटीग्रेशन था अदर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से, सुपीरियर रिलायबिलिटी ड्यू टू रिडंडेंसी, बेटर डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम, लेस एक्सपेंसिव पर लूप, लेस एक्सपेंसिव टू एक्सपेंड, एंड साइक्लिंग स्कैन टाइप ऑफ ए क्लोज लूप इज 250 मिली सेकेंड। ये जो 250 मिली सेकेंड है, ये मेरा योकोगावा का स्कैन टाइम है। इम्प्रूव ऑपरेशनल इफिशियंसी, स्ट्रॉन्ग अलार्म कैपेबिलिटीज थी इसमें। अलार्म हम किसी भी टाइप्स के हम अलार्म लॉक करा सकते थे। ट्रेंडिंग कैपेबिलिटीज है, डाटा अवेलेबिलिटी भी है हमारे वेरियस फॉर्मेट्स में। रन टाइम ऑफ वेरियस इक्विपमेंट कैन बी मॉनिटर एंड कंडक्ट रन टाइम मेंटेनेंस। ऑफ साइट एक्सेस कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी अलाउ एन ऑनर ऑपरेटर टू एक्सेस देयर सिस्टम रिमोटली। तो ये हमारी ऑपरेशनल इफिशियंसी थी। एनर्जी इफिशियंसी ये थी कि इसमें क्या है, हम कई सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो जिससे क्या है हमारा एनर्जी इफिशिएंट रूटीन्स के लिए यूज कर सकते थे। स्ट्रेटेजीज कर सकते थे हम इसमें कि सच एज डिमांड मॉनिटरिंग एंड लिमिटिंग कैन बी मोर इजीली इम्प्लीमेंटेड विद DCS सिस्टम। और ट्रेंड्स स्टोर करके हम उसका किसी भी इक्विपमेंट का हम शेड्यूल बना सकते थे कि ये कब बंद और चालू करना है। तो ये हमारी एनर्जी इफिशियंसी थी। किसी भी कंट्रोल सिस्टम के ये मेन पार्ट्स होते हैं। इनपुट मॉड्यूल होता है, आउटपुट मॉड्यूल होता है, प्रोसेसिंग मॉड्यूल होता है, कम्युनिकेटिंग मॉड्यूल होता है, बस कंट्रोल मॉड्यूल होता है और बस सिस्टम होता है। इनपुट मॉड्यूल का फंक्शन क्या होता है? पावर देना ट्रांसमीटर्स को, सिग्नल वेरिफिकेशन करना, डिजिटलाइजेशन, पैरेलल सीरियल कन्वर्जन, स्टोरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यू, एड्रेस एलोकेशन। मॉड्यूल कैन बी एनालॉग और डिजिटल। आउटपुट का भी क्या रहता है? कन्वर्जन ऑफ डिजिटल वैल्यू इन एनालॉग और बाइनरी सिग्नल, स्टोरेज ऑफ सिग्नल फॉर आउटपुट, एड्रेस एलोकेशन, पावर सप्लाई फॉर द ड्रिवन एंड। मॉड्यूल कैन बी एनालॉग और डिजिटल। प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स का क्या होता है? एक्सेप्ट करता है इनपुट और डाटा को फ्रॉम द बस, एग्जीक्यूट कंट्रोल लॉजिकल अरिथमेटिकल फंक्शन, डाटा सिमुलेशन, डायग्नोसिस फंक्शन, चेक द रिडंडेंसी। बस कंट्रोल एंड बस सिस्टम क्या करते हैं? प्रोवाइड हार्डवेयर पाथ फॉर ट्रेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लॉक जनरेशन, एड्रेस जनरेशन, डाटा ट्रांसमिशन, डाटा रिलायबिलिटी चेकिंग। सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है? सिस्टम BP consists of 4 components which are operation and monitoring function, engineering function, control function and a network communication system। तो सिस्टम BP में क्या है? ये 4 कंपोनेंट्स मेन होते हैं: ऑपरेशन, मॉनिटरिंग फंक्शन, इंजीनियरिंग फंक्शन, कंट्रोल फंक्शन एंड ए नेटवर्क कम्युनिकेशन फंक्शन। अभी हम कुछ टर्मिनोलॉजी पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आर्किटेक्चर पे आते हैं। सबसे पहले होता है ह्यूमन इंटरफेस स्टेशन HIS और इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन। This station used mainly for operating and monitoring of plant function with optional engineering software. Safety builder function can be defined. Field control station क्या होते हैं? The FCS controls the plant. This is the component where all the control functions are executed and hence it is a very important and critical component. FCS क्या करता है? Provide control of the plant function through instrument in its IO database. Process information is sent to various HIS through VNet network. VNet network क्या होता है? A process automation control network that is based on gigabit Ethernet connection. Various stations such as FCS, SCS and HIS system. इनके बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। Ethernet communication link between HIS unit used to download file from the environment to operating and monitoring station। ये मेरा एक सिंपल मैंने इसमें दिखाया गया है कि कैसे हम कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा आता है FCS। FCS में क्या होते हैं? पहले पावर सप्लाई होती है, प्रोसेसर होते हैं, फिर ESP कार्ड होता है जो एक्सटेंडेड नोड होते हैं उनका कम्युनिकेशन करने के लिए रहता है। फिर मेरे ये रहते हैं IO कार्ड्स। CPU से मेरा डाटा जो जाता है, CPU से जो कम्युनिकेशन होता है वो मेरी 2 बस को होता है, बस 1 बस 2। ये लेयर 2 स्विच कहलाते हैं। यहाँ से मेरा ये डाटा रिडंडेंसी में मेरे स्विच पे आता है। स्विच से क्या होता है? मेरे HIS से को जाता है। और HIS
से HIS को या इंजीनियरिंग के साथ कनेक्टेड करने के लिए एक ईथरनेट स्विच का यूज करा जाता है। तो ये एक कॉमन है हमारा आर्किटेक्चर। ये मैंने और थोड़ा सा बाइट करा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप देखोगे कि सबसे पहले क्या होगा, ये नोड कनेक्टेड है, फिर ये मेरा बीनेट आईपी कम्युनिकेशन है। बीनेट आईपी कम्युनिकेशन क्या करता है, हर कंट्रोलर से दो जाएंगे, ये गए, ये मेरा क्या हुआ, नेटवर्क स्विच को जाएगा, लेयर 2 नेटवर्क स्विच बस 1 बस 2। यहाँ से क्या होगा, सारे HIS भी मेरे कनेक्टेड होंगे। तो ये मेरे सारे HIS कनेक्टेड हो गए, HIS कनेक्टेड हो गए। अब ये इन HIS को भी आपस में कनेक्ट करने के लिए एक मेरा ईथरनेट स्विच यूज होता है, जो कि सारे HIS को मेरे कनेक्टेड करता है। तो ये इस तरह से मेरा कनेक्शन रहता है। जैसे ये कनेक्टेड है तो सबसे पहले पावर सप्लाई है मेरी, पावर सप्लाई के बाद CP कार्ड, CP कार्ड से के बाद ESB कार्ड, और ये मेरे IOs कार्ड हैं। जो मेरी योकोगावा की रैक रहती है उसमें क्या रहता है कि 12 स्लॉट होते हैं एक रैक में। फर्स्ट 2 स्लॉट जो रहते हैं, यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके, और जब हम कनेक्ट करते हैं तो राइट टू लेफ्ट में सबसे पहले पावर सप्लाई यूज होगी, चाहे वो मेरी CP रैक हो चाहे मेरी IO रैक हो। फर्स्ट 2 जो होंगे वो मेरे पावर सप्लाई रहेंगी। पावर सप्लाई के बाद मेरा रहेगा CP रैक में 2 CPU रिडंडेंसी में ले रखा है। तो फिर उसके बाद रहता है ESB बस कपलर। अगर आपको नोड एक्सटेंड करने हैं तो ये लगाना पड़ेगा, ये आपके नोड को कम्युनिकेट करता है आपस में। फिर उसके बाद हम क्या लगाते हैं, IO कार्ड। IO कार्ड्स में भी हम क्या करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 तक ये ऑक्यूपाई हो गए। अब बचे जो 6, उसमें क्या होगा, अगर आपको रिडंडेंट कार्ड लेना है तो सबसे पहले ये यहाँ पे हम रिडंडेंट कार्ड लेंगे और उसका नेक्स्ट पेयर जो है वो उसका रिडंडेंट हो जाएगा। तो ये इस तरह से मेरे रिडंडेंसी में कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये हमारा रहता है स्लॉट्स, 12 स्लॉट रहते हैं, जिसमें से 6 हमारे कंज्यूम होंगे पहले CP रैक में फॉर सिस्टम एंड देन फिर IO। सेंटम BP की कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम 64 आप स्टेशन कनेक्ट कर सकते हो एक डोमेन में। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है एक प्रोजेक्ट। डोमेन मतलब एक आपने प्रोजेक्ट है, उसको हम एक डोमेन नंबर दे देते हैं, तो ये एक डोमेन में हम 64 स्टेशन कनेक्टेड कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें हम एक डोमेन में हम मैक्सिमम 16 स्टेशन कनेक्ट कर देते हैं। स्टेशन की जो नंबरिंग होती है HIS की, वो होती है 1 to 64 इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और स्टेशन की होती है असेंडिंग ऑर्डर में। एक सिस्टम में अगर आप कहेंगे कि एक सिस्टम में हम कितने नोड डोमेन ऐड कर सकते हैं, तो हम 16 डोमेन हम ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम, और उनकी जो नंबरिंग होगी वो 1 to 64 देनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये हमारा रहता है मैक्सिमम कैपेसिटी किसी भी सेंटम BP की। जैसे ये आप देखोगे, ये सिस्टम आर्किटेक्चर, सिस्टम स्टेटस ओवरव्यू, जो मेरे FCS है वो मेरा 01 से शुरू होगा। जैसे ये शुरू हुआ FCS 01 01 01 02 01 03 01 04 05, ऐसे ही ये HIS में सबसे पहले 64 होगा असाइन, फिर 63 62, जो भी आपको करना है फिर आप कोई सा भी कर सकते हो। इनकी नंबरिंग भी कैसे होती है वही हम आपको अगली स्लाइड में बताएंगे कि नंबरिंग के लिए कैसे हम असाइन करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि जो स्टेटस आता है, अगर मान लीजिए राइट साइड लेफ्ट साइड में फेल लिखा हुआ आ रहा है तो CPU स्टेटस का मतलब है कि लेफ्ट साइड वाला CPU मेरा फेल है। अगर क्रॉस बना हुआ आ रहा है तो कम्युनिकेशन एबनॉर्मल है। अगर कुछ नहीं आ रहा और ग्रीन है तो ये मेरा हेल्दी है, कम्युनिकेशन नॉर्मल है। अगर राइट वाले में फेल लिखा हुआ रहा है तो राइट वाला फेल है। ये SCS के लिए ऐसे ही है, ऐसे ही है मेरा HIS के लिए। अगर HIS ऐसे बना हुआ आ रहा है तो मेरा नॉर्मल कम्युनिकेशन है, और अगर क्रॉस बना हुआ आ रहा है तो इसका एबनॉर्मल स्टेटस है।
जब हम किसी भी FCS में खोलते हैं तो उसमें ऐसे करके लिखा हुआ आता है, जैसे ये FCS का नंबर, सिस्टम स्टेशन नंबर क्या है, इसका नोड नंबर क्या है, रिवीजन क्या है, CPU का आइडियल टाइम क्या है, लोड एवरेज क्या है, करंट मोड क्या है, कम्युनिकेशन IO क्या है, ये हमारे स्टेटस हैं। टेम्परेचर CPU का नॉर्मल है यानी लेफ्ट राइट का है, ऐसी बैटरी मेरी लेफ्ट राइट की सही है नहीं है, HKU मतलब हाउस कीपिंग यूनिट ये नॉर्मल है या नहीं है। अगर नॉर्मल है तो ये ग्रीन रहेंगे, अदरवाइज ये रेड हो जाएगा और एक अलार्म भी आएगा। अगर आप कोई भी नोड को एक्सपेंड करोगे इस पर क्लिक करके तो इस तरीके से बनाएगा। तो सबसे पहले दो दिखेंगे आपको PSU, जैसा हमने पीछे बताया। फिर क्या होते हैं CPU में ग्रीन है मतलब वो रनिंग है, कंट्रोल कर रहा है, और येलो हो रखा है ऐसे तो वो स्टैंड बाई है। तो ये इस तरह से रहता है स्टैंड बाई का। अगर ये मान लीजिए रेड होता तो ये नॉट रेडी होता। तो ये है मेरा CPU का स्टेटस कैसे चेक करना है उससे। अभी मैंने क्या करा कि थर्ड वाली रैक खोला है, थर्ड वाली रैक में मेरा CPU नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो नहीं है, फर्स्ट टू PSU, फिर SV401 जो हम बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन कार्ड रहता है, फिर मेरे ये AI कार्ड आ गए, जो भी आप कार्ड लगाना चाहो वो कार्ड लगा दिए। तो ये इस तरीके से मेरा कॉन्फ़िगरेशन रहता है। ऐसे ही हम किसी भी नोड का स्टेटस हम पता कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं नंबरिंग के बारे में कि नंबरिंग हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर मुझे HIS का नंबर देना है तो फर्स्ट दो डिजिट जो आएंगे वो आएंगे डोमेन नंबर, और लास्ट के दो डिजिट आएंगे वो आएंगे मेरे स्टेशन नंबर। जैसे HIS 020234 मतलब इसका मतलब क्या हो गया, डोमेन है मेरा 2, स्टेशन है मेरा 34। HIS 0324 का मतलब डोमेन 03, स्टेशन नंबर 24। तो ये इस तरीके से हम इसका एड्रेस हम डिफाइन करते हैं। ऐसे ही हम नेटवर्किंग में डिफाइन करते हैं, नेटवर्किंग में भी ऐसे करते हैं। VNet के लिए 172.16.dd+.ss, ऐसे ही VNet ओपन के लिए हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या है IP एड्रेस भी डिफाइन करते हैं और डोमेन और स्टेशन का नंबर क्या रखा है वो भी डिफाइन करते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो हम CPU में लगाते हैं, HIS में लगाते हैं, तो कम्युनिकेशन करने के लिए ये VI702 VNet/IP कार्ड हम यूज करते हैं। ये कुछ मॉडल्स हैं हमारे जो कि हम यूज करते हैं नॉर्मली सेंटम BP में, जैसे CP471 CPU मॉडल है, EC401 ESV मॉड्यूल है। ESV को बोलते हैं हम एक्सटेंडेड सीरियल बैकवर्ड बस मॉड्यूल। ये पावर सप्लाई मॉड्यूल है। AI143 16 चैनल करंट इनपुट है, AI543 करंट आउटपुट है। ऐसे ये डिफरेंट हम कार्ड्स यूज करते हैं। अभी स्कैन टाइम क्या होता है, स्कैन टाइम होता है मेरा कि किसी भी लूप को कितनी देर में हमें स्कैन करके उसको आउटपुट देना है। तो ये हम डिफाइन करते हैं योकोगावा सेंटम BP में, फास्ट स्कैन और मीडियम स्कैन। फास्ट स्कैन में हम 200 मिलीसेकंड रख सकते हैं, और मीडियम स्कैन में हम 200 500 दो रेंज हैं उनको हम रख सकते हैं। तो ये हमें डिफाइन करना होता है। ये लूप ड्राइंग से कैसे हमारा डाटा जाता है इसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं पॉपअप विंडोज़ की, क्या क्या विंडोज़ हमारी यूज होती हैं। तो ये जो रहता है ये मेरा रहता है सिस्टम मैसेज बैनर, ये मेरे रहते हैं फ्रेम्स, ये ब्राउज बार रहता है, ये मेरी फेस प्लेट है। तो ये मेरा विंडो है। सबसे पहले हम मैसेज मॉनिटर, ये मेरा मैसेज मॉनिटर का है, ये जो बटन है, और इस पर आप क्लिक करोगे तो ऐसे करके एक विंडो खुलेगी। इसमें हमारे डिफरेंट जो भी हमारे अलार्म्स आए हैं वो हमारे सारे अलार्म्स यहाँ पे दिखाई देंगे। फिर उसके बाद अगर हम ये वाला क्लिक करेंगे तो गाइड ऑपरेटर गाइड मैसेज खुलेगा। ऑपरेटर गाइड मैसेज में ऑपरेटर गाइड अलार्म आएंगे। ऑपरेटर गाइड मैसेज में क्या क्या रहता है, सबसे पहले गाइड मैसेज का मार्क रहता है, गाइड मैसेज रहता है क्या गाइड है करना है उसको, टाइम्स रहता है। इस तरीके से ये मेरा लिखा हुआ रहता है।
तो ये मेरे हैं सिस्टम अलार्म मैसेज जो हमने बात कर रहे थे अभी। ये सिस्टम अलार्म मैसेज हो गया। मेरे प्रोसेस अलार्म में हमारे जितने भी हमारे अलार्म्स हैं उनके बारे में रहता है कि ये क्या क्या प्रोसेस अलार्म्स हमारे हैं। ये मेरे ब्राउज बार में हमारे क्या क्या अलार्म्स ऑप्शंस आते हैं उसके बारे में। तो जैसे सिस्ट पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम्स खुलेगा। ये जो रहता है ये प्रोसेस अलार्म्स का रहता है, ये ऑपरेटर गाइड के लिए, ये कंट्रोल के लिए, ये ग्राफिक्स कॉल करनी है तो उसके लिए, ये हमारा ओवरव्यू के लिए, ट्यूनिंग पैरामीटर्स के लिए, ये ऐसे ये अलार्म मैनेजमेंट के लिए। तो ये इस तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे रहते हैं। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट फेस प्लेट है। इंस्ट्रूमेंट फेस प्लेट क्या होती है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट फेस प्लेट आप सबने देखी होगी, इंस्ट्रूमेंट फेस प्लेट क्या रहती है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन रहते हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रहता है टैग नेम। टैग नेम के बाद रहता है टैग कमेंट। टैग मार्क। टैग मार्क क्या होता है कि यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के हमें आपको आइकन दिखेगा, ग्रीन, रेड, ब्लू। तो उसका एक डिफरेंट मीनिंग है, वो मैं अभी आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। ब्लॉक मोड रहता है, यहाँ पे ब्लॉक मोड लिखा रहता है कि ये ऑटो है, मैनुअल है, क्या मोड है वो लिखा रहता है। फिर अलार्म स्टेटस लिखा रहता है। यहाँ पे एनआर मतलब नॉर्मल है, एचएस लिखा होगा तो हाई हाई अलार्म आ रखा है। तो ऐसा ये यहाँ पे हमारा अलार्म स्टेटस लिखा रहता है। ऐसे यहाँ पे ये कैस्केड का बना हुआ आएगा, कैस्केड में है लूप। तो ये मेरा सेल्फ ट्यूनिंग मार्क है। अगर सेल्फ ट्यूनिंग वो चेक कर रहा है तो सेल्फ ट्यूनिंग मार्क रहता है। यहाँ रहता है मेरा ये ब्लॉक स्टेटस। अगर मैंने कैल मोड में डाल दिया है तो ये मेरा कैलिब्रेशन आएगा, कैलिब्रेशन के लिए है। एओएफ मतलब अलार्म ऑफ स्टेटस, मतलब आपने अलार्म इसका ऑफ कर दिया है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट विंडो रहती है ये रहती है पीवी की। इसमें आपको यूनिट दिखाएगा और जो भी वैल्यू चल रही है वो। फिर होती है मेरी एसवी सेट पॉइंट, जो भी आपको सेट पॉइंट देना है वो। फिर होता है एमबी। फिर क्या रहता है, एक बार बना हुआ रहता है। तो इसमें जो लेफ्ट साइड है उसमें एक ओपन क्लोज का मार्क बना रहता है। ये बना हुआ है कि ये 100% पे ओपन होगा या क्लोज होगा, वो हम डिफाइन कर सकते हैं। आउटपुट वैल्यू इंडेक्स रहती है ये मेरी। ये रहता है यहाँ पे एक एक लाइन रहती है जो कि मेरी एमबी का बार रहता है। ये जो बीच में रहेगा एक, वो रहेगा प्रोसेस बार, प्रोसेस वेरिएबल का बार। ये यहाँ पे एक ग्रीन कलर का चलता है, वो चलती है मेरी एमबी, मैनिपुलेटेड आउटपुट का बार रहता है। ऐसे यहाँ पे इधर की साइड में देखेंगे तो ये जो वैल्यू दिख रही है ये रहती है मेरी पीवी की रेंज रहती है, उसको डिवाइड करके यहाँ पे दिखाया जाता है। जैसे ये जो है वो मेरी स्केल हाई लिमिट है और ये मेरी लो लिमिट है। फिर यहाँ पे आपको ग्रीन रेड ऐसे करके मार्क मिलेगा, एक बार बनेगी, वो मेरी अलार्म्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे रहता है। और ये जो इंडेक्स, ये एरो है, ये मेरा सेट वैल्यू के लिए पॉइंटर है। तो इस तरीके से ये मेरे रहते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ये फेस प्लेट्स हैं। ये जैसे ये इसको बोलते हैं एनालॉग टाइप्स की फेस प्लेट है। ये मेरी डिस्क्रीट टाइप की फेस प्लेट है। ये MC3 जिसमें हमें 4-5 पुश बटन्स यूज कर रहे हैं उसके लिए फेस प्लेट है। ये मेरी ST16 सीक्वेंस टेबल के लिए फेस प्लेट है। ST16 के बारे में हम पहले भी अपनी वीडियो में बता चुके हैं आपको। जो ये मार्क है, हम जो बात कर रहे थे इस मार्क के लिए, तो इस मार्क का मतलब क्या होता है, अगर ब्लू कलर का है तो मतलब अलार्म ऑफ है उसका, उसका क्या आएगा AOF। रेड है तो मतलब अलार्म इक्वल्ड हो गया है। क्या अलार्म हो सकते हैं, IOP, OOP, HHHI, LL लो। या लो है तो मतलब डेविएशन के अलार्म आए हैं, DV वैली, MHI, MLO। ग्रीन है मतलब नॉर्मल है, NR लिखा हुआ आएगा। वाइट मतलब फंक्शन ब्लॉक डेट हैज नो अलार्म फंक्शन। और ग्रे है तो कम्युनिकेशन एरर है। तो ये इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। हम किसी भी फेस प्लेट को कई तरीके से हम कॉल कर सकते हैं। एक DCS का कीवर्ड होता है, वहां से भी हम ग्राफिक्स को कॉल कर सकते हैं। हमें कोई ब्लॉक हमें कॉल करना है तो हम यहाँ पे ब्लॉक का नेम डालेंगे, कॉल करेंगे तो ये इस तरह से फेस प्लेट खुली आ जाएगी।
या फिर अगर हमने वो पहले की खुली हुई है तो वो हिस्ट्री में भी आएगा। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ये जो रहती है, मतलब अगर आपको सेट वैल्यू चेंज करनी है तो आप कितनी तरीके से कर सकते हैं उसके लिए बताते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तब भी आप सेट वैल्यू को चेंज कर सकते हो, इस पॉइंटर को अप डाउन करेंगे तब भी सेट वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से क्लिक करके भी हम सेट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ऐसे ये मोड जो है, मोड को भी हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक आइकन खुलेगा, इसका मतलब होता है मैनुअल मोड, ये होता है ऑटो मोड, और ये होता है कैस्केड मोड। तो इस तरीके से ये रहता है। अगर कोई मेरा ओपन लूप है तो उसके ट्यूनिंग पैरामीटर्स में क्या क्या आते हैं उसके बारे में बताते हैं। जैसे ट्यूनिंग पैरामीटर्स जब आप खोलोगे तो उसमें ये आएगा, SH मतलब स्केल हाई, SL मतलब स्केल लो, TB आपकी जो भी चली है वो इधर आएगा हमारा, HH हाई हाई अलार्म, PH मतलब हाई अलार्म, TL मतलब लो अलार्म, लो लो, LL मतलब लो लो अलार्म, DL मतलब वेल सिटी अलार्म। तो ये इस तरीके से मेरे ट्यूनिंग पैरामीटर्स होते हैं। क्लोज लूप में आपके कुछ ज़्यादा पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे यहाँ टैग मार्क आएगा, टैग नेम आएगा, टैग कमेंट आएगा, ट्यूनिंग पैरामीटर्स आएंगे, ट्यूनिंग का ट्रेंड भी आता है। तो जैसे ये SHSL हमने बताई थी, PV आएगी, जिसमें इक्वल टू का साइन है उसको आप चेंज कर सकते हैं, जिसमें सेमीकोलन है वो हम चेंज नहीं कर सकते उसकी वैल्यू, वो बाय डिफॉल्ट है। तो ये इस तरीके से है, जैसे OP हाई OP लो, आउटपुट हाई क्या है आउटपुट लो क्या है, MSH क्या है, MB स्केल हाई MB स्केल लो। ये हमारे अलार्म्स के लिए हैं, HH अलार्म, PH अलार्म, PL LL VL DL SVH SVL। MHML क्या होते हैं, MHML होते हैं मतलब अगर आपको MB एक पॉइंट से बियॉन्ड नहीं ले जानी, मान लीजिए इसमें तो लिखा हुआ है 0 से 100, मतलब जो MB है वो 0 भी जा सकती है और 100 तक जा सकती है। अब आप चाहते हो कि MB मेरी 30% से नीचे नहीं जाए और 80 से ऊपर नहीं जाए, तो हम क्या करेंगे, MH में 80 डाल देंगे, ML में 30। तो क्या होगा, मेरी MB उससे जो हमने सेट पॉइंट डाले उससे नीचे या आगे नहीं जाएगी। ये मेरी PID वैल्यू रहती है, PID के लिए यहाँ से डालते हैं। ये मेरी ट्यूनिंग पैरामीटर्स हैं ये, और इसका ये ड्राइंग बिल्डर खुला रहता है ऐसे। ये कोई भी मेरा PID ट्यूनिंग रहती है उसका है कि ये PID ट्यूनिंग कैसे करनी है, सॉरी PID लूप ड्राइंग कैसे बनाते हैं उसके लिए। जैसे ये एक मेरे नॉर्मल PID ब्लॉक है, ये मेरा एक नॉर्मल PID ब्लॉक है, और इसको मैंने क्या करा, कैस्केड के साथ कर दिया, तो इसका जो आउटपुट निकलेगा वो मेरा सेट पॉइंट बन जाएगा दूसरे कंट्रोलर के लिए। तो ये इस तरीके से ये मेरे कंट्रोल लूप ड्राइंग होते हैं। तो ये मेरा कंट्रोलर है, प्राइमरी कंट्रोलर का जो MB है वो मेरा क्या हुआ, सेट वैल्यू बन गया सेकेंडरी कंट्रोलर का। तो इस तरीके से ये मेरे यूज होते हैं, और जो सेकेंडरी कंट्रोलर है वो हमेशा दिखाएगा किसमें, कैस्केड में, और प्राइमरी दिखाएगा ऑटो में। तो इस तरीके से ये मेरा आता है। हम लॉजिक भी डेवलप कर सकते हैं सेंटम BP में, वो उसके लिए हम लॉजिक चार्ट यूज करते हैं। तो ये एक हमने दिखाया हुआ है सिंपली, इसको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में हम आपको और अच्छे से दिखाएंगे। फिर ये रहता है ट्रेंड पेज। ट्रेंड पेज में हम ट्रेंड देख सकते हैं, ट्रेंड के आपने अगर कोई दूसरे ब्लॉक में असाइन कर रखा है तो वो पेन असाइनमेंट से चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको और अगली वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और हमारी एक बुक है ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन और भी यूजफुल इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो अगर आप वो परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं अमेजन से या डायरेक्ट। थैंक यू सो मच।